वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 194 है। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, एक आधा प्रश्न जीएस का भी हो सकता है। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 194 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका। और इस सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व के पहले, न केवल भारत, न केवल एशिया बल्कि विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? ठीक है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम विश्व का पहला भारत में स्थापित किया गया है। भारत में कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया। इस संग्रहालय में भारत की भूमि पर यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही यहाँ पर 19वीं सदी के अंत तक लगभग 650 वर्षों तक शासन करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की झलक देखी जा सकेगी। देखिए, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया भारत में। आपको बताना है कि किस राज्य के किस शहर में मनाया गया है। ठीक है, तो वो राज्य तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहाँ पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 मनाया गया? वो है इंदौर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस और आरओ दोनों की। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखिए, भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। देखिए, वर्ष 2003 से प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, वर्ष 2015 से हर 2 वर्ष में मनाया जाता है ये। और प्रवासी दिवस सम्मेलन हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रवासी दिवस 2023 का विषय थीम पूछ ले तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में लॉन्च किया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम आरंभ में देश के कितने जिलों को कवर करेगा? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, बताइए शुरुआती दिनों में देश के कितने जिलों को कवर करेगा? ये 500 जिलों को कवर करेगा। तो 5 से 7 जनवरी 2022 तक आयोजित मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया और यह एक विकास पहल है जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है जो विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़ रहे हैं। इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, यानी पिछले साल के बजट में। ठीक है, और यह आरंभ में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों में हैं: उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। देखिए, जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर आधारित है और यह वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों की स्थिति में सुधार करना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति प्रदर्शित की है। आकांक्षी जिले भारत के वे जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं और इसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं। भारत सरकार के स्तर पर कार्यक्रम का संचालन जो है वो नीति आयोग द्वारा किया जाता है और इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों ने जिलों की प्रगति हेतु जिम्मेदारी संभाली है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय कांग्रेस पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है। कैसे? संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल नाम की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच को आसान बनाने के साथ पार्टी के भीतर भी संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, सरल नाम है इस एप्लीकेशन का। और पार्टी से संपर्क करने के लिए कॉल और एसएमएस की सुविधा वाले इस एप्लीकेशन के माध्यम से देश में किसी भी राज्य के पदाधिकारी से संपर्क जो है किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी है विश्व की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ह्यूमन राइट्स वॉच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है, इसका मुख्यालय बर्लिन शहर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, देखिए यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी सरकारी संगठन है, यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। तो या तो ए सही होगा या सी सही होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय बर्लिन में नहीं है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो सही बताना है, सही है केवल सी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ये लाभकारी नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। और शुरू में इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जांच करना था। ठीक है, तो सी करेक्ट हो गया। वर्तमान में इसका जो दायरा है दुनिया भर के लगभग 100 देशों में विस्तारित है। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, न कि बर्लिन में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से किसमें काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार और बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा की बात की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, नीति निषेध सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या सभी में? रोजगार चयन करने का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा की बात, काम का अधिकार राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में है। ये बी है इसका आंसर। तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक देखिए इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार है, रोजगार चयन करने का अधिकार है, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है, समान काम तथा समान वेतन का अधिकार है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार, ये सब शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, वॉल ऑफ पीस, वॉल मतलब दीवार से यहाँ पर, और यह है महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केरल। तो अभी हाल ही में केरल के पुलाससेरी में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। तो डी है इसका आंसर। ठीक है, वॉल ऑफ पीस कहाँ पर है? केरल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया केरल में चेरपुलासेरी में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 ठीक है 19 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड टॉयलेट डे। देखिए हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि विगत 3 वर्षों में यानी 2019 से लेकर 2022 तक
मैनुअल स्कैवेजिंग के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। मैनुअल स्कैवेजिंग यानी हाथ से मैला ढोना। ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती की बात करें इसमें थोड़ा, देखिए यह जो कार्यक्रम है वो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस यानी 19 नवंबर के रूप में शुरू किया गया था और सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए अप्रैल 2021 तक सीवर सफाई को मशीनीकृत करने हेतु एक चुनौती के रूप में शुरू किया गया। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किए जाते हैं। थोड़ा मैनुअल स्कैवेजिंग की बात करें तो मैनुअल स्कैवेजिंग या हाथ से मैला ढोने को सार्वजनिक सड़कों या सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों एवं सीवर की सफाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इस फोटो से देख के आप जो है समझ सकते हैं इसको। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हड़ताल पर जाने का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में जैसा संपत्ति रखने का अधिकार है वैसे ही हड़ताल करने का अधिकार है। अभी केरल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है तो उसी से रिलेट करता हुआ ये प्रश्न है। तो हड़ताल पर जाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ना ही मौलिक अधिकार है ये, यानी फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार भी आ सकता है। तो विधिक अधिकार आएगा या कानूनी अधिकार आएगा? ठीक है, इंग्लिश में देख लेना, लीगल राइट ही लिखा होगा। तो केरल उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में इस बात को दोहराया है कि जो सरकारी कर्मचारी हड़तालों में भाग लेते हैं तथा सरकारी खजाने के साथ साथ सामान्य जनता के जीवन को भी प्रभावित करते हैं वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। ठीक है। साथ ही यह केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1960 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन है और भारत में विरोध का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है, विरोध का अधिकार। लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सांविधिक प्रतिबंध से संबंधित है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को औद्योगिक संबद्ध संहिता 2020 के तहत समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सावित्री फूले, ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने देश का पहला कन्या विद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला था? सावित्रीबाई फूले ये पत्नी थी ज्योतिबा फूले की। इन्होंने देश का पहला यानी भारत का पहला कन्या विद्यालय पुणे में खोला था। ये है इसका आंसर। देखिए 3 जनवरी 2023 को सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है और सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है और सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य बनी थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के लिए महिलाओं और अछूतों के उत्थान के लिए काम किया। ठीक है, साक्षरता के क्षेत्र में और महिला अधिकारों के लिए जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फूले वर्ष 1948 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने वर्ष 1948 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। तो ए करेक्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। एक नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो कावेरी की एक सहायक नदी है, इस अभयारण्य से होकर बहती है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से। और तीसरा स्टेटमेंट है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के बाघ अभयारण्य तथा तमिलनाडु के मुदुमलाई से सटा हुआ है। ये तीनों की तीनों बातें सत्य हैं वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड। डी है इसका आंसर।
तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ये वही समय है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वाला। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को द्वारा भारत से नामित विश्व के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। और रिजर्व के भीतर अन्य वन्यजीव पार्क हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, और मौन घाटी भी, यानी शांत घाटी। देखिए, 44 वर्ग किलोमीटर में फैला वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर के बाघ अभयारण्य तथा तमिलनाडु के मुदुमलई से सटा हुआ है। और कावेरी नदी, जो कि कावेरी की एक सहायक नदी है, इस अभयारण्य से होकर बहती है। वायनाड से यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है इस पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है। दीपोर बिल आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये दीपोर बिल असम में। देखिए, असम वन विभाग के गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग ने दीपोर बिल आर्द्रभूमि में फरवरी 2022 के बाद दूसरी पक्षी प्रजातियों की गणना आयोजित की। दीपोर बिल असम में एकमात्र रामसर साइट है। दीपोर बिल आर्द्रभूमि असम में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। दीपोर बिल को नवंबर 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। देखिए, यह असम के गुवाहाटी शहर में है और इसकी पोजीशन देखें तो दक्षिण पश्चिम में है असम में, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला एक शब्द है पैगाह। किससे संबंधित है पैगाह? गिरजाघर से, कब्रिस्तान से, मंदिर से, मस्जिद से? पैगाह संबंधित है कब्रिस्तान से। देखिए, अमेरिका ने जो है हैदराबाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिए $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की वित्त सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। और पैगाह मकबरा हैदराबाद के निजाम की सेवा करने वाले पैगाह कुलीन परिवार से संबंधित एक कब्रिस्तान है। और 18वीं शताब्दी में पैगाह हैदराबाद के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? देखिए, 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 2-3 बार प्रश्न इससे बना चुके हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन हुआ लॉस एंजल्स, अमेरिका में। देखिए, भारतीय फिल्म आरआर, ठीक है, आरआरआर के सुपरहिट गीत जो है नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। और 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। और पहला पूछ ले तो पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही आयोजित किया गया था। देखिए, इसमें एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, डायरेक्टर फिल्म और टीवी से जुड़े कलाकारों को सम्मानित किया जाता है, जैसे ऑस्कर पुरस्कारों में किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज, ये पुस्तक है। आपको बताना है कि किसने लिखी है ये पुस्तक। चेतन भगत ने, के.एस. विजयनाथ, आर कौशिक, विक्रम संपत। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक लिखी है विक्रम संपत ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज का विमोचन किया। इस पुस्तक में विक्रम संपत ने अथक परिश्रम करके दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर शोध और तथ्यपरक दस्तावेजों के आधार पर गंभीर अध्येता के रूप में वीर सावरकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित करने का अभिनय प्रयास किया है। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर में सन 1857 की शौर्य गाथा को देश के स्वाधीनता संघर्ष का प्रथम प्रयास बताया था। और इस पुस्तक ने अनेक क्रांतिकारियों और युवाओं को राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी थी।
देखिए 15 प्रश्न ही एडिट थे इसमें, ठीक है। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट पीडीएफ वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही, ठीक है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिए यूट्यूब के। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।